हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 12 CBSE एज वेल एज ICSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिबेंचर्स चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि डिबेंचर होता क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट इज अकाउंट्स, टॉपिक इज डिबेंचर्स। सबसे पहले डिबेंचर इज अ यूनिट ऑफ लोन। तो डिबेंचर एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का लोन होता है, ये एक प्रकार का कर्ज होता है उस कंपनी के लिए जो कंपनी डिबेंचर मार्केट में बेचता है। यहाँ पे बेचने को हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम लोग इशू करना बोलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर आप बेच रहे हो और बदले में आप जो फंड मिल रहा है आपको, उस फंड से आप कोई प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो। जो प्रोजेक्ट जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप न्यू कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हो, कोई न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ढेर सारा फंड का जरूरत पड़ता है और इस फंड को फाइनेंस करने के लिए आपके पास डिबेंचर एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में उभर करके आता है। तो बहुत सारी कंपनियां डिबेंचर्स इशू करके अपना रिक्वायर्ड फंड्स को जो उसको जरूरत है उसका इंतजाम कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सिंस इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ लोन, तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी। एक तरह का क्या है, ये एक तरह का लायबिलिटी है कंपनी के लिए फॉर द इशूइंग कंपनी। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, डिबेंचर्स कैरी इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट जनरली। तो डिबेंचर्स जो इंडिया में जो जनरली ये देखा गया है कि जो भी कंपनीज डिबेंचर्स इशू करते हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करते हैं। मतलब जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स ये 10% ही रहेगा, ठीक है। इट विल रिमेन 10% ओनली, बीच में कभी 12 नहीं हो जाएगा बाद में जाकर के। अगर ऐसा हो रहा है मार्केट के हिसाब से, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उस तरह का डिबेंचर्स को हम लोग डिबेंचर्स कैरिंग अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। लेकिन वो इंडिया में बहुत ही रेयरली यूज होता है ये कंसेप्ट। जनरली जो यूज होता है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला डिबेंचर्स को ही मार्केट में सेल किया जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और मुझे लिखना चाहिए था, मैं 2 का A दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि डिबेंचर्स have a certain maturity period। डिबेंचर्स का एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों? मैच्योरिटी पीरियड इज दैट टाइम पीरियड आफ्टर विच द डिबेंचर्स आर रीपेड, आफ्टर विच द डिबेंचर्स आर रीपेबल, ठीक है, रिडीम्ड। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग रिडीम करना बोलते हैं। इट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स टू रीपे द अमाउंट दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स बैक टू द डिबेंचर होल्डर्स, रिफंड कर देना, दे देना पैसे को। तो इसके बाद आप देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि a company who doesn't want to dilute the ownership of existing shareholders can issue debentures, ठीक है। जो कंपनी नहीं चाहता है कि उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट हो जाना मतलब कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, वो डिबेंचर्स इशू करने का रास्ता अपनाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करते हैं। मान के चलिए कि एक कंपनी है, उसके पास सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर है, ठीक है, इक्वल शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो 50% ओनरशिप मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास है, दूसरा 50% दूसरे व्यक्ति के पास है। पहले व्यक्ति का नाम ए दे देते हैं, दूसरा व्यक्ति का नाम बी देते हैं। तो ए के पास 50% ओनरशिप हो गया, बी के पास 50% ओनरशिप बी के पास हो गया। अब क्या हो गया, अब सी एक और न्यू शेयर होल्डर आता है और वो बोलता है कि हमको भी शेयर दो। तो कंपनी उसको शेयर्स दे देता है, इस बार भी इक्वली बांट देता है तीनों शेयर होल्डर्स के बीच में। तो अब ए का ओनरशिप हो गया 33.33%, बी का 33.33% और सी का 33.33%। तो न्यू शेयर होल्डर आने से क्या हुआ, न्यू शेयर होल्डर आने से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं दैट इज ए एंड बी, उसका जो ओनरशिप का परसेंटेज है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन डिबेंचर इशू करने से ऐसा कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि डिबेंचर शेयर नहीं है। ये एक तरह का क्या है, ये डिबेंचर इशू करने से ओनरशिप में कोई भी खतरा शेयर होल्डर को नहीं होगा।
ये एक तरह का लायबिलिटी हो जाएगा कंपनी के लिए, जो कंपनी कुछ दिन के बाद चुका देगा। तो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो 2 का ए पॉइंट का ही एक तरह का एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट सेज दैट डिवेंचर्स आर रीपेबल और रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, इसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो डिवेंचर्स का रीपेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद हो जाता है। तो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, लेकिन बहुत समय डिवेंचर्स कैन बी इररिडीमेबल ऑल्सो। इररिडीमेबल डिवेंचर्स का कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मैं बाद में इसका कंसेप्ट आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स इन विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज इंटैक्ट। ठीक है, वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट ऑलवेज इंटैक्ट रहता है, कंपनी खाली क्या करते जाता है, वो इंटरेस्ट का पेमेंट करते चला जाएगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन होता है। अच्छा, इसके बाद अब ये जो कंपनी, अच्छा सवाल ये है कि कंपनी जो रिपेमेंट करेगा वो कब करेगा, ये फिक्स पीरियड कौन तय करेगा? तो डिवेंचर्स इशू करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करता है। जैसे शेयर इशू करने के पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू किया था, वैसे डिवेंचर इशू करने से पहले भी एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस में टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन क्लियरली मेंशन्ड रहता है, तो किसी भी डिवेंचर होल्डर को कभी दिक्कत ही नहीं होगा कि कब उसको पेमेंट मिलेगा, कैसे पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, ये सारी चीजों के बारे में उसको प्रोस्पेक्टस में ही क्लियर आइडिया, पढ़ने से उसको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो अब देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें हम लोग जाते हैं। डिवेंचर्स आर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिवेंचर्स आर अ गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू बियर रिस्क। ठीक है, जो लोग रिस्क नहीं बियर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिवेंचर्स एक काफी अच्छा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि शेयर खरीदने से आपके ऊपर रिस्क फॉल कर जाता है। कंपनी शेयर होल्डर को कभी नहीं गारंटी देता है कि तुमको हम डिविडेंड देंगे ही देंगे। ठीक है, तो बल्कि लेकिन डिवेंचर होल्डर को वो वादा करता है, डिवेंचर होल्डर को वो प्रॉमिस करता है कि तुमको हम सूद समेत तुम्हारा पूरा पैसा हम चुका देंगे, यानी कि तुमको थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिवेंचर तुमको इंटरेस्ट मिलना गारंटीड है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट मिलना भी तुम्हारे लिए गारंटीड है। तो तुम पूरी तरीके से क्या हो, सेफ हो, तुमको तुम्हारा पैसा डूबने का यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन शेयर के केस में पैसा डूबने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा है। तो डिवेंचर्स आर अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज पीपल हु don't want to bear risk, therefore debentures are a safe form of investment। अच्छा, अब यहाँ पे जो है दैट इज पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, मैंने क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 6 है कि डिवेंचर्स आर इशूड बोथ बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब सरकारी कंपनी है, और प्राइवेट सेक्टर कंपनी मतलब जो नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी जिसको हम लोग समझते हैं वही है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। ठीक है, ये सब प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, पब्लिक कंपनी बट इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इन सारे कंपनीज भी डिवेंचर्स इशू करते हैं, और पब्लिक सेक्टर कंपनियां तो डिवेंचर्स इशू करते ही हैं। तो अब पॉइंट नंबर 7 आप लोग यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनीज, दे आर कॉल्ड एज बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जब भी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी कि कोई सरकारी कंपनी डिवेंचर इशू करेगा, तो उस सिचुएशन में उन डिवेंचर्स को डिवेंचर नहीं कह के हम लोग नाम क्या दे देंगे? बॉन्ड्स बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बॉन्ड इशू हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी टू द डिवेंचर द कंपनी कीप्स मॉर्गेज, यानी कि कंपनी जो है शेयर डिवेंचर होल्डर को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए वो मॉर्गेज रखता है अपना कुछ प्रॉपर्टी। मॉर्गेज रखना मतलब क्या होता है? मॉर्गेज रखना मतलब गिरवी रखना होता है। ठीक है, जहां पे कंपनी कुछ सामान, अपना कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई भी रिसोर्सेज उसके पास रहेगा, तो वो ईयरमार्क करके रख देता है, हटा के रख देता है किसके पास? डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड के पास। डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड एक कमिटी होता है, एक बोर्ड होता है जो डिवेंचर इशू करने वाला कंपनी अलग से क्रिएट करता है, उसको अलग से अपना अस्तित्व देता है, उसको अपने से अलग रखता है। और डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड का दायित्व होता है कि डिवेंचर के होल्डर का हितों का रक्षा करना। तो वहां पे डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड के पास सारा अपना एसेट्स, जो भी एसेट्स उसको गिरवी रखना है उसको गिरवी रख देता है।
और इंश्योर करता है कि डिबेंचर्स का पैसा अगर कंपनी नहीं चुका पाएगा तो डिबेंचर ट्रस्ट बोर्ड क्या करेगा, उन एसेट्स को बेच करके डिबेंचर होल्डर को का ट्रस्ट को बरकरार रखेगा, उसका पेमेंट पैसा टाइमली पहुंचा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला यहाँ पे मैंने लिखा है मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, गोल्ड और एनी अदर प्रॉपर्टी एटसेट्रा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ओके, हाँ दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। तो लेट अस डिस्कस नाउ द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इनकी कितने तरह के अलग अलग डिबेंचर्स हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले है रिडीमेबल डिबेंचर एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब ऐसा डिबेंचर्स जिसका पेमेंट कंपनी एक फिक्स टर्म ऑफ मैच्योरिटी के बाद, एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चुका देगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द रिडीमेबल डिबेंचर्स। मतलब रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स हो गए जहां पे कंपनी अपना लायबिलिटी पूरी तरीके से चुका देगा एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, जिसको हम लोग मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड एज द रिडीमेबल डिबेंचर्स। इसके अलावा जो सेकंड है वो है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स किसको बोलते हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होता है जहां पे कंपनी थ्रूआउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी इंटरेस्ट देता चला जाएगा और कंपनी वहाँ पे प्रिंसिपल को काफी ज्यादा दिन तक वो नहीं रिपे करेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, द सेकंड पॉइंट सेज दैट fully convertible, partly convertible and non-convertible debentures. Fully convertible debentures are popularly called as FCDs. Partly convertible debentures are popularly called as PCDs and non-convertible debentures are popularly known as NCDs. तो फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स किसको बोलते हैं? फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर्स को बोला जाता है जिसमें शेयर होल्डर को, जिसमें डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन बनता है, ऑप्शन मिलता है कंपनी की तरफ से कि वो अपने सारे डिवेंचर्स को पूरी तरीके से, ठीक है, वो कन्वर्ट कर सकता है शेयर्स में। तो जहां पे डिवेंचर होल्डर को ऐसा चॉइस मिलता है कि वो कुछ दिन बाद में जाकर के डिवेंचर से शेयर्स में, डिवेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बन जाएगा, डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगा। वैसे सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर, जहां पे पूरी तरीके से डिवेंचर होल्डर अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर पाएगा, वो हो जाएगा फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर। जहां पे कुछ पार्ट कर पाएगा शेयर्स में कन्वर्ट और बाकी पार्ट वो डिवेंचर ही रह जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। जहां पे वो नहीं कर पाएगा, कोई ऑप्शन शेयर डिवेंचर होल्डर के पास नहीं रहेगा टू कन्वर्ट द डिवेंचर्स इनटू शेयर, दे विल बी कॉल्ड एज द नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, एनसीडीज। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डिवेंचर्स कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स कैरिंग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे गारंटी मिलता है डिवेंचर होल्डर को कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 10%, 12%, 15% जो भी है, जो पहले प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया था, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिवेंचर का भी इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद डिवेंचर्स के केस में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो फुल्ली सिक्योर्ड डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर्स को बोला जाता है जहां पे डिवेंचर होल्डर को पूरी तरीके से सेफ्टी इंश्योर किया जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर किया जाता है, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारा पैसा फुल्ली सेफ है, क्योंकि कंपनी अपना मॉर्गेज प्रॉपर्टी का वैल्यू डिवेंचर्स के अमाउंट से भी ज्यादा रखता है। तो कंपनी का डिवेंचर्स का अमाउंट, सपोज आप एज्यूम करिए कि कंपनी के पास डिवेंचर्स है 1 लाख रुपया का और कंपनी ने 1,20,000 रुपया का प्रॉपर्टी गिरवी रखा हुआ है डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड के पास डिवेंचर होल्डर को देने के लिए। तो इन दैट केस इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे फुल्ली सिक्योर डिवेंचर्स। क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर पूरी तरीके से सेफ है उसका इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जहां पे ऐसा
पूरी तरीके से नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टली सिक्योर्ड डिवेंचर्स। जैसे सपोज करिए कि कंपनी ने डिवेंचर्स, कंपनी के पास डिवेंचर है 1 लाख रुपया का और कंपनी ने 80,000 रुपया का प्रॉपर्टी डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड के पास गिरवी रखा हुआ है फॉर पेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर। तो ये कंप्लीट पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहा है। 1 लाख का डिवेंचर आपने लायबिलिटी लिया हुआ है और आपने 80,000 रुपया ही खाली क्या करके रखा हुआ है, आपने 80,000 रुपया यहाँ पे गिरवी रखे हो प्रॉपर्टी अपना, तो ये पूरी तरीके से कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्टली सिक्योर्ड डिवेंचर। और उसके बाद लास्ट में आता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स में कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी अपना गिरवी नहीं रखता है फॉर पेमेंट टू बी मेड टू द डिवेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर पूरी तरीके से अनसेफ रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। इसके बाद नेक्स्ट इज फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकेंड मॉर्गेज डिवेंचर एंड एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होता है, ये सब टर्म्स। फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर जिसके पास रहता है कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर पहला हक उसका बनता है। जैसे सपोज करिए कि मेरी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मैंने 2 अलग अलग किस्म का डिवेंचर्स मैंने इशू किया, एक फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, दूसरा सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर। इसके बाद मैंने अपना कुछ प्रॉपर्टी डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड के पास गिरवी रखा। तो डिवेंचर ट्रस्ट बोर्ड क्या करेगा, अगर मैं डिवेंचर होल्डर को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरा मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वो बेच देगा। बेच करके सबसे पहले किसको पैसा चुकाएगा, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर होल्डर लोगों को पहले पैसा चुकाएगा, क्योंकि पहला अधिकार, पहला राइट उनके पास है। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो वो किसको पे करेगा, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर एंड सो ऑन। इसके बाद जो लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड बियरर डिवेंचर। दोस्तों डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर किसी और को बेच सकता है, ये फुल्ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो जब न्यू शेयर डिवेंचर होल्डर अपना नाम मेंशन नहीं करवाना चाहता है तो वो क्या ले लेगा, वो डिवेंचर होल्डर को, फर्स्ट डिवेंचर होल्डर को बोलेगा तुम मुझे बियरर डिवेंचर इशू करो। बियरर डिवेंचर मतलब वहां पे किसी व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं रहेगा, ओनर ऑफ द डिवेंचर्स का नाम मेंशन नहीं रहेगा, ब्लैंक रखा जाएगा नेम के जगह में। ट्रांसफरी का नाम को जहां पे ब्लैंक रखा जाएगा, ट्रांसफरर खाली अपना साइन मार देगा, ठीक है, ट्रांसफरर खाली अपना नाम मेंशन करके साइन करेगा। तो वैसे डिवेंचर्स को क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बियरर डिवेंचर, जहां पे कंपनी जानता है कि उसका डिवेंचर कौन है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को भी बताना पड़ता है कि मैंने पुराने डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर खरीद लिया, तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है अपना नाम। तो जब रजिस्टर्ड हो जाता है उस कोई भी डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी के बुक्स में, तो डिवेंचर होल्डर की लिस्ट में जब आपका नाम शामिल हो गया तो आपका डिवेंचर बन जाएगा रजिस्टर्ड डिवेंचर। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।